पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आईपीएल जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच पर लिया गया एक प्रोफेशनल फैसला आज देश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। शाहरुख खान की टीम केकेआर द्वारा बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को शामिल करने का मामला अब खेल के मैदान से निकल करके सियासत, धर्म और राष्ट्रवाद की बहस में तब्दील हो गया है और कुछ राजनीतिक और धार्मिक नेता शाहरुख खान पर देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कुछ उनकी फिल्मों का बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं, कुछ उनको राक्षस बता रहे हैं और कुछ उनकी जीभ काटने का को लेकर के इनाम घोषित कर रहे हैं। और मामला इतना बढ़ा कि आखिरकार आज बीसीसीआई को खिलाड़ी को हटाने का फैसला जो है वो लेना पड़ा और केकेआर को आदेश दिया गया कि भाई उस खिलाड़ी को आप हटाइए अपनी टीम से। ऐसे में आज सवाल किसी एक खिलाड़ी, किसी एक फ्रेंचाइजी या फिर किसी एक फिल्म स्टार का नहीं है। आज सवाल ये है कि क्या भारत में अब कोई भी संस्था राजनीतिक दबाव से मुक्त बची है? क्या बीसीसीआई भी अब राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है? और क्या भारत में अब खेल भी राजनीति का औजार बन गया है? क्योंकि आईपीएल में एक विदेशी खिलाड़ी को खरीदना एक प्योरली प्रोफेशनल डिसीजन था, लेकिन उसे राष्ट्रवाद, धर्म और चुनावी राजनीति से जोड़कर जिस तरह का विवाद खड़ा किया गया, उसने कई सारे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, हमने देखा कि लगातार तमाम तरह के बयान बीजेपी नेताओं की तरफ से, बीजेपी विधायकों की तरफ से आए। फिर आपने देखा रामभद्राचार्य का बयान हो, चाहे वो देवकीनंदन का बयान हो, चाहे वो बाबा बागेश्वर का बयान हो, सबने इसके खिलाफ बयान दिया कि भाई शाहरुख खान देशद्रोही है, इसलिए उन्होंने बांग्लादेश के एक मुस्लिम खिलाड़ी को अपनी टीम में रख लिया। अब इसको लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन किस तरीके का बयान बीजेपी विधायकों ने दिया शाहरुख खान को लेकर के, एक छोटा सा बयान है, वो मैं पहले सुनवाती हूँ। जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरफोर्स से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज का कार्यक्रम इतना सफल कार्यक्रम रहा, अभी कंबल मित्रण का कार्यक्रम शुरू होगा। नहीं है, ध्यान रखना। एक शाहरुख खान नाम का राक्षस है, उसकी फिल्म मत देखना, कभी फिल्म मत देखना शाहरुख खान की, बता रहे हैं आपको। पक्का जिहादी है, पक्का जिहादी सुअर है, उसकी फिल्म मत देखना, प्रतिज्ञा करना। तो उसने बांग्लादेश में हमारी सैकड़ों बेटियों के बलात्कार कर दिए गए, उनको काट दिया गया। अभी कितनी बेटियों के बलात्कार हुए, कितने भाइयों को काट दिया गया, दलित समाज के लोगों को जिंदा जला दिया। हमारा एक भाई अभी 4 दिन पहले जाटो समाज का, दलित समाज का बेटा, उसको जिंदा जला दिया। तो सर, पहला विधायक थे संगीत सोम और दूसरे नंदकिशोर गुर्जर, और वो तो पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, राक्षस बता रहे हैं, जिहादी बता रहे हैं, सुअर बता रहे हैं शाहरुख खान को। और उसके बाद जो बीसीसीआई ने डिसीजन लिया है कि केकेआर को निर्देश दिया है कि वो जल्द से जल्द उस खिलाड़ी को अपनी टीम से हटा दे। अब सर, ये मुद्दा बहुत ज्यादा राजनीतिक बहस का बना हुआ है कि क्या आईपीएल जैसी लीग में खिलाड़ियों को अपनी टीम में लेना पूरी तरह से प्रोफेशनल फैसला नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो फिर इस मामले में इतना राजनीतिक हस्तक्षेप कैसे दिखा? जय संविधान। भाई देखिए, पहले भी निधि में आपसे कह चुका हूं कि मैनेजमेंट साइंस में हमेशा ये कहा जाता है, अगर 2 विकल्प हैं तो ये सोचा जाता है कि पहले विकल्प के हानि और लाभ क्या है और दूसरे विकल्प के हानि लाभ क्या है, और तब निर्णय लिया जाता है। अगर मान लीजिए आईपीएल का मैच में वो बांग्लादेश के खिलाड़ी को आपने एक्सक्लूड कर दिया, पुराने नियम का परिवर्तन कर दिया। पहले आपने बीसीसीआई ने नियम बनाया था कि बांग्लादेशियों को एक्सक्लूड नहीं करेंगे,
वो अवेलेबल था, पिछले 5-6 आईपीएल वो खेल चुका था। इस बार उसको शाहरुख खान की टीम ने खरीद लिया और जिसमें जूही चावला उनकी पार्टनर है, तो शाहरुख खान का अकेले नाम लेना ठीक नहीं, जूही चावला और शाहरुख खान की कंपनी है जिन्होंने खरीदा। चलिए, आपने बैक डेट से नियम वापस ले लिया और उस खिलाड़ी को वापस कर दिया। इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है? अगर मान लीजिए निधि, आप ये सोचते हैं, अगर देश का एक भी आदमी ये सोचता है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को टीम से निकाल देने से देश के अंदर, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार बढ़ेंगे या घटेंगे, आप बताइए। इससे बढ़ेंगे कि घटेंगे? इसका माने ये कटुता को आप बढ़ा रहे हैं। आप यहां मेजॉरिटी में हैं, आप कटुता बढ़ा रहे हैं, आप अपने अल्पसंख्यकों के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, तो वहां आप अपने देश के हिंदुओं के लिए परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। तो इससे फायदा तो यही होगा ना। अगर आप सोचते थे कि अगर बाइकआउट हम कर देंगे और उसके बाद वहां पे हिंदुओं पे अटैक रुक जाएंगे, तो यह निर्णय बिल्कुल उचित होता। हिंदुओं पे अटैक बढ़ेंगे या घटेंगे, आपको सोच लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अभी जयशंकर साहब गए बांग्लादेश, वहां जाके वहां पे उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश के एम्बेसडर से हाथ मिलाए और शेक हैंड किया। शेक हैंड क्यों किया? अगर आप ये समझते हैं कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान की पंक्ति में है, माने पाकिस्तान इज इक्वल टू बांग्लादेश, माने जिस काम को करने में, बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में इंदिरा जी ने मां दुर्गा का खिताब पाया था अटल जी से सन 71 में, उनकी सारी तपस्या को आपने भंग कर दिया और आज के तारीख में आपने बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ ले जाके खड़ा कर दिया। और इसका मतलब यह है कि आप ये चाहते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान जैसे पहले था और वेस्ट पाकिस्तान के साथ रह के भारत के लिए परेशानियां क्रिएट करता था, और इंदिरा जी ने बांग्लादेश बना के पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में अदावत पैदा कर दी थी, उसको खत्म करके आपने पाकिस्तान को एकजुट कर दिया है। नंबर 2। नंबर 3, अगर जयशंकर साहब आज जाके हाथ मिलाते हैं और अगर भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच दुबई के अंदर होता है, जिसको आईसीसी परमिशन देती है और बीसीसीआई परमिशन देता है, तो ये बताइए कि वो मैच क्यों हुआ था? वो मैच की आपने वो क्यों दी थी? क्या आपने बांग्लादेश को शत्रु राष्ट्र घोषित कर दिया है? भाई देखिए, भारत के अंदर हर आदमी ये मानेगा कि पाकिस्तान हमारा शत्रु राष्ट्र है, पाकिस्तान हमारे यहां आतंकवादी अटैक करता है, लेकिन क्या यही बात बांग्लादेश के लिए भी सही है? अगर बांग्लादेश हमारा शत्रु राष्ट्र है, तो आपने शेख हसीना को अपने देश के अंदर शरण क्यों दे रखी है? भाई शेख हसीना हिंदू तो है नहीं, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं, तो उनको आपने शरण क्यों दे रखी है पूरे? अच्छा, यह भी बात बिल्कुल पक्की है कि शेख हसीना को बांग्लादेश के कोर्ट्स ने, बांग्लादेश के उच्चतम न्यायालय ने अपराधी घोषित कर दिया है, मर्डरर घोषित कर दिया है, और उनके लिए भारत से, सरकार से अनुरोध किया है कि इनको वापस भेजा जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके देश के कानून का पूरे विश्व में सम्मान हो, तो क्या आपको बांग्लादेश के कानून का और वहां के न्यायालय का सम्मान नहीं करना चाहिए और शेख हसीना को सौंप देना चाहिए? क्या शेख हसीना हिंदू हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि जिन जिन देशों में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनसे संबंध तोड़ लिए जाए और उनसे क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल और बैडमिंटन खेलना बंद कर दिया जाए? तो 2 बच्चे तो हिंदू कनाडा में भी मारे गए हैं, कनाडा से भी संबंध विच्छेद कर लीजिए। फिर बांग्लादेश में आपने अपनी एम्बेसी बंद क्यों नहीं की? आपने अपने एम्बेसडर को वापस क्यों नहीं बुलाया? आपने बांग्लादेश से एक अनुरोध क्यों नहीं किया या उनको चेतावनी क्यों नहीं दी कि आप हिंदुओं को मार रहे हैं? इसका मतलब यह है कि सारा का सारा दोषारोपण आप क्रिकेट के खिलाड़ियों पे डाल रहे हैं, और क्योंकि आपको एक वीक पॉइंट मिल गया है केकेआर के अंदर, शाहरुख खान और जूही चावला है, लेकिन जूही चावला का नाम नहीं ले रहे, और क्योंकि ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल के अंदर शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, इसलिए वहां हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को बढ़ाने के लिए आपने शाहरुख खान को अपना टारगेट बना लिया है। क्या ये देश को नहीं पता है कि शाहरुख खान के पिताजी खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था और भारत के परम मित्र थे, और ये माना जाता था कि जो ये अफगानिस्तान और वो वाला इलाका है, वहां पे खान अब्दुल गफ्फार खान की वजह से और पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी से नजदीकी की वजह से वो लोग आज भी भारत को अपना मित्र मानते हैं। उन खान अब्दुल गफ्फार खान के पर्सनल गार्ड की कैपेसिटी में शाहरुख खान के पिताजी ने काम किया था। क्या लोगों को यह नहीं पता है कि शाहरुख खान के नाना जी ने आजाद हिंद फौज में
नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ काम किया था, उनको आप गद्दार कह रहे हैं। अगर मान लीजिए आप मानते हैं वो गद्दार है, तो उनको देश के अंदर रहने की अनुमति आपने क्यों नहीं रखी है? उमर खालिद की तरह उनको जेल के अंदर क्यों नहीं डाला है 5 साल? इसका मतलब यह है कि आप जो है विश्व के सारे देशों से जो हिंदुओं पे अत्याचार करता है, न्यूजीलैंड में भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है। अमेरिका में भी पता नहीं कितने हिंदू मारे गए, कनाडा में मारे गए, यूरोप के अंदर मारे जाते हैं, रंग भेद होता है, हिंदुओं को मारा जाता है। उनके साथ आप अपना संबंध विच्छेद क्यों करेंगे? इसका मतलब यह है कि आप डिप्लोमेटिक मिशन तो करेंगे, आप वहां जाके मीटिंग तो करेंगे, वहां जाके कॉफी और दारू और बियर तो पिएंगे, अपने लोगों को, बड़े बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को वहां भेजेंगे जो शाम को बियर पी के और शराब पी के वहां पे शेरो शायरी करेंगे और गाना गाएंगे। लेकिन क्रिकेट खेलने वालों को आप सबसे बड़ा अपराधी बना देंगे। भाई क्रिकेट तो वो चीज है, म्यूजिक और क्रिकेट तो ऐसी चीज है जो अहिंसात्मक रूप से दो कल्चर्स को आपस में लेके आती है। तो चलिए आप ये घोषित कर दीजिए कि बांग्लादेश आपका शत्रु राष्ट्र है और बांग्लादेश से आपको कुछ लेना देना नहीं है। फिर ये बताइए, चीन के साथ आपका इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है। चीन आपका शत्रु है या मित्र है? अभी पाकिस्तान ने यह कहा है कि जो युद्ध विराम हुआ था वो चीन के दबाव में हुआ था। पाकिस्तान ने कहा है युद्ध विराम जो हुआ था वो चीन के दबाव में हुआ था। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर यह कह दिया है, वहां पे वो रिकी गिल जो कि जिसे इनाम दिया गया है, पुरस्कृत किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए इनाम दिया गया है कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम कराया। पाकिस्तान कह रहा है चीन ने कराया, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इस व्यक्ति ने कराया, और हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमसे भीख मांगी इसलिए हमने कर दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को हम कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा नुकसान होगा और देश को क्या फायदा नुकसान होगा? भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा हो सकता है अगर देश की जनता मूर्खता से बाहर नहीं निकली और अपने दिमाग का थोड़ा उपयोग उन्होंने कर लिया, तो उनको ये समझ में आएगा ये केवल एक राजनीतिक षड्यंत्र है हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए। कल सारे के सारे गोदी मीडिया ने केवल यही इश्यू डिस्कस किया है, हिंदू मुसलमान नैरेटिव बन जाए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए। भारतीय जनता पार्टी को तो चलिए फायदा हो सकता है इस मुंह से, देश को क्या फायदा होगा? अगर पूरे 800 करोड़ की जनसंख्या में विश्व की 100 करोड़ हिंदू हैं और मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं, और जिस प्रकार से क्रिसमस के अंदर क्रिश्चियनों के साथ आपने अन्याय किया है और उनकी बदतमीजी की है और बेहूदगी की है और पूरे विश्व में उसका डंका बोल रहा है, अगर जिस आधार पे आपने बांग्लादेश से क्रिकेट खेलना बंद किया है, उसी आधार पे यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज ज्यादातर मल्टीनेशनल्स में जो भारतीय हिंदू सीईओज हैं उनको निकाल बाहर करें और वापस भेज दें, तो भारत की अर्थव्यवस्था पे इसका क्या असर पड़ेगा? क्या ये बात सही नहीं है कि जर्मनी से, बर्लिन से हजारों लोग भारतीय वापस भेजे जा रहे हैं? कनाडा ने लाखों लोगों को ये चिन्हित कर लिया है जिनको भारत वापस भेजा जाएगा। अमेरिका ने H1B वीजा के इन परिवर्तनों के बाद और बहुत ज्यादा एक्यूट स्क्रूटनी के बाद ये भारतीय लोगों के लिए अमेरिका के अंदर सेटल होना, यहां तक कि जो वहां पे अभी परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। तो ये निर्णय जो आपने लिया है और एक अपने इंटरनल दबाव की वजह से कि शाहरुख खान भी वो होगा, जूही चावला नहीं है, जूही चावला से कोई परेशानी नहीं क्योंकि जूही चावला हिंदू है। जूही चावला को प्रमोट, जबकि कंपनी एक ही है, प्रमोटर 2 हैं। जूही चावला के पति भी है उसमें, जूही चावला का बेटा भी है और शाहरुख खान भी है। लेकिन सारा का सारा अटैक जो है शाहरुख खान पे है। लेकिन देश की जनता को अगर ये बात समझ में नहीं आई कि इनको देश की चिंता नहीं है, इनको भारत माता की चिंता नहीं है, इनको केवल इलेक्शन जीतना है, चाहे हमारा देश कितना भी पिछड़ जाए और देश का कितना भी नुकसान हो जाए, तो मैं देश की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ये मत भूलिए कि भारतवर्ष के अंदर आप मेजॉरिटी में हैं, लेकिन विश्व के अंदर आप मेजॉरिटी में नहीं हैं। और अगर 5 करोड़ हिंदुओं को विश्व भर से भारत वापस भेज दिया गया तो उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था इतनी बर्बाद हो जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अपने रिश्तेदारों को जो विदेश में बसे हुए हैं, जो क्रिश्चियन और मुस्लिम देशों में बसे हुए हैं, उनके हितों को देखते हुए कृपा करके ये हिंदू मुसलमान के नैरेटिव से बाहर निकलिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि केवल एक मुद्दे पे वो चुनाव जीत सकती है और इसके अलावा वो कोई काम नहीं करती। इंदौर के अंदर सीवर भरा हुआ पानी पिला देती है लोगों को,
2 साल पहले शिकायत करने के बावजूद कोई मरम्मत नहीं होती और सीवर का पानी जो है पीने के पानी में मिल जाता है। कई लोग कल्पित हो जाते हैं। हर जगह देश में वहां पे अब 3 तारीख को आज कांग्रेस का एक मार्च चल रहा है। 4 तारीख को फिर सिविल सोसाइटीज वाले वहां मार्च निकाल रहे हैं अंकिता आर्या के लिए। अंकिता आर्या को न्याय दिलाने के लिए वहां की जनता जागरूक है। जनजी सड़क पे उतर रहे हैं। पूरे देश के अंदर ये परिस्थिति है और ये केवल हिंदू मुसलमान नैरेटिव बनाने के लिए शाहरुख खान को, और आज के तारीख में अगर हमारे देश का जेनजी है, जेनजी के अगर टॉप 5 फिल्म हीरो हीरोइंस को कहा जाए कि लिस्ट आउट करो, अमिताभ बच्चन को रखेंगे, शाहरुख खान को रखेंगे, आमिर खान को रखेंगे, सलमान खान को रखेंगे। तो जिनको आप मुसलमान कह के देश विरोधी और राष्ट्र विरोधी बता रहे हो, हमारे देश के जेनजी के वो सबसे पसंदीदा लोग हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि जेनजी को ये कहा जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि सड़क पे उतार आए और उनके जिनको वो आइडल अपना मानते हैं, आदर्श मानते हैं? और शाहरुख खान वो व्यक्ति है जिसकी पत्नी भी हिंदू है। शाहरुख खान की पत्नी भी हिंदू है और उसकी सबसे अच्छी मित्र भी जूही चावला हिंदू है। तो आप जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसको तोड़कर केवल अपना राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, राष्ट्र के अहित के बावजूद। भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है तो मुमकिन है। बिल्कुल सर, लेकिन ये जो आपने चुना दोनों विधायकों को और वो देशद्रोही बता रहे हैं शाहरुख खान को, तो क्या शाहरुख खान को देशभक्ति का सर्टिफिकेट ऐसे विधायकों और ऐसे नेताओं से लेना चाहिए जो कोरोना काल में शाहरुख खान हजारों लोगों की मदद करते हैं, वो शाहरुख खान जो ना जाने कितना डोनेशन देते हैं, वो शाहरुख खान जो एसिड अटैक की जो पीड़ित महिलाएं होती हैं उनकी मदद करते हैं, उनका ऑपरेशन कराते हैं, उनकी काउंसलिंग कराते हैं, वो शाहरुख खान जिन्होंने पंजाब में जब बाढ़ आई थी तो उन्होंने लोगों की मदद की थी। शाहरुख खान स्वदेश जैसी, चक दे इंडिया जैसी फिल्में बनाते हैं। शाहरुख खान जो इंडिया के आइकॉन है, और उन शाहरुख खान को क्या देशभक्ति का सर्टिफिकेट ऐसे नेताओं से लेना चाहिए? और दूसरा सवाल ये कि आखिर देश में ऐसा माहौल क्यों बन गया है कि हर मुद्दा राष्ट्रवाद बनाम विरोध के फ्रेम में देखा जा रहा है? नहीं नहीं, ये कैसा राष्ट्रवाद है? राष्ट्रवादी तो हम लोग हैं भाई, हम राष्ट्रवादी हैं, हम सनातनी हैं, सनातन धर्म का पालन करते हैं, घृणा नहीं करते, सर्वे भवन्तु सर्वे सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की भावना पे बिलीव करते हैं। हम किसी से घृणा नहीं करते, जीव जंतु सबसे प्यार मोहब्बत करते हैं, और क्योंकि हम भारत माता के सपूत हैं, हमारे मुंह से कोई ऐसा शब्द नहीं निकलेगा जिससे हमारे देश का नुकसान हो। शुरुआत जिस बात से मैंने की थी, शाहरुख खान को इस प्रकार से आइसोलेट करके और उनको बेइज्जत करने का मतलब यह है, आप राष्ट्र हित में बात नहीं कर रहे हैं, आप देश के हित में बात नहीं कर रहे हैं। केवल ये शाहरुख खान की बात नहीं है, सलमान खान को भी देख लीजिए। सलमान खान जिसको बहन बना रखा है अपनी, और उस बहन के लिए उसने सब कुछ त्याग किया, वो मुसलमान नहीं, वो हिंदू है। शाहरुख खान ने शादी की है एक हिंदू से। माने ये मुसलमान तो चाहते हैं कि देश के साथ इंटीग्रेट हो जाए और देश के लिए लड़ें। आप देखिए उनको बेचारों को जय श्री राम कहलाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको कुछ किया जा रहा है, प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो देश से प्यार करते हैं। और हम ऐसे मुसलमानों से प्यार करते हैं जो देश से प्यार करते हैं। हम ऐसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से घृणा करते हैं जो देश से प्यार नहीं करते। तो हमारा आदर्श है, हमारा जो एक यार्डस्टिक है वो ये है कि जो देश से प्यार करे वो हमारा भाई, जो नहीं करे। लेकिन इनके लिए ललित मोदी, नीरव मोदी, ओम प्रकाश धाकड़ और विजय, क्या नाम था उनका, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के, जो सेना की वरिष्ठ अधिकारी को अपमानित कर रहे थे, ब्रजभूषण शरण सिंह सेंगर, ये इस टाइप के लोग इनके आदर्श हैं। भाई हमारे आदर्श तो वो हैं, शाहरुख खान भी हैं हमारे लिए। तो जो मेजर वो थे हमीद थे, और जो ब्रिगेडियर उस्मान थे, अशफाकुल्ला खां थे, बिस्मिल्लाह खां थे, और पंडित चंद्रशेखर आजाद थे, सरदार भगत सिंह थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, हमारे लिए वो आदर्श हैं। तो ये लोग वो लोग हैं जो इनको, अगर अभी शेख कोई दुबई का एक फोन करके बता देना कि तुमको 5 लाख डॉलर देंगे, आ जाओ जरा बेटा बताते हैं तुम्हें हिंदू मुसलमान क्या होता है। अरे विश्व के अंदर हमारे लोग जो अच्छी तरह से आज तक दिवाली बनाते रहे, होली बनाते रहे, जिस प्रकार से आपने क्रिसमस पे उनके साथ, क्रिश्चियंस के साथ किया है, भगवान बचाए हमारे देश को इन ढोंगियों से, इन पाखंडियों से। और ये तो जिन्होंने रायपुर के मॉल में हुड़दंग मचाया, जिन्होंने सारी चीजें की, उनको जमानत मिल गई है और वो रिहा हो गए, और उनका स्वागत आरती के साथ किया जा रहा है और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है।
ने होगी, उनकी यही होगा, बिल्किस बानो के हत्यारों के साथ यही होगा। जो अंकिता आर्या को जिन लोगों ने उसका उपभोग करना चाह रहे थे और बच्ची ने अपनी जान दे दी और उसके बाद इन मर्डरर्स ने उसको मार दिया, कोई एक कार्रवाई उन पे नहीं हुई है, कोई रिजिग्नेशन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, सब बाएं दाएं कर दिया सब मामला। सेंगर ने जिस लड़की के साथ किया था उस बेचारी के साथ कितना अन्याय हुआ, जनता उसके साथ नहीं खड़ी हुई है। तो जनता ही अगर अपने देश के विरुद्ध खड़ी हो जाए तो ऐसी जनता का क्या करें, ऐसी नकारा जनता, इसका हम क्या करें। अरे कम से कम यहाँ पे उत्तराखंड के लोगों को तो मैं प्रणाम करना चाहता हूं कि कम से कम जागृत तो हुए हैं अपनी बेटिया के लिए, अपनी देश की बेटी के लिए। यहाँ पहलवान बेटियों को सड़कों पे घसीटा जाता है, लोग सड़क पे नहीं उतरते। वो सेंगर जिन लड़कियों के साथ अत्याचार करता है, लोग सड़क पे नहीं उतरते। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सड़क पे नहीं उतरते, बल्कि रेपिस्ट के समर्थन में लोग जाके खड़े हो जाते हैं। तो भैया अगर यही हमारे पंडित जी चंद्रशेखर आजाद ने और भगत सिंह ने और अशफाकुल्ला खान ने इसीलिए जान दी थी, तो जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। बिल्कुल सर, ये तो बात हो गई सर, ये जो बीसीसीआई अपनी मनमानी कर रहा है उस पर। एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर हम बहुत दिनों से चर्चा किया हम लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद संसद से बिल पारित हो गया मनरेगा को लेकर के, और अब कांग्रेस जो है इस पर एक कदम और आगे बढ़ा करके मनरेगा बचाओ जो अभियान है वो शुरू करने जा रही है 8 तारीख से। और उसको लेकर के क्या इन्फॉर्मेशन जयराम रमेश ने दी है, उनका छोटा सा वीडियो दिखाते हैं। संग्राम, इस शब्द के पीछे बहुत कुछ मायने हैं, आप समझ जाएंगे। ये अभियान सिर्फ तक सीमित नहीं है, ये एक संग्राम है जिसका पहला चरण 8 जनवरी को शुरू होगा और 25 फरवरी तक चलेगा। पहली बात तो ये है, तो ये संग्राम है। दूसरी बात, जो अधिनियम अभी पारित हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में, जो मनरेगा को हटाया है, बड़ा बड़ा नाम तो बड़ा है, पर एक ही गारंटी है उस अधिनियम। अगर आप देखें सारे अधिनियम पढ़े, ठीक तरह से पढ़े, आपको ये पता चल जाएगा कि गारंटी एक है और वो गारंटी है केंद्रीयकरण। वो एकमात्र गारंटी है। रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, राज्य सरकारों के लिए वित्तीय सहायता की कोई गारंटी नहीं है जो मनरेगा में था। गारंटी यह है कि केंद्र सरकार तय करेगी आवंटन कैसे होगा, एलोकेशन राज्यों को किस आधार पर होगा वो जानकारी नहीं है, तो केंद्र सरकार तय करेगी अलग अलग राज्यों को कितना पैसा मिलेगा। और ये न केवल ये, पर किन पंचायतों को भी आवंटन होगा। पंचायतों को 3 कैटेगरी में बांटा जा रहा है, कैटेगरी 1 A B C 1 2 3। तो ये एकमात्र गारंटी जो है भयंकर केंद्रीयकरण। ये रोजगार का हक नहीं है, ये कानूनी हक नहीं है, ये संवैधानिक हक नहीं है, ये एक केंद्रीय कार्यक्रम परियोजना है। तो सर, जयराम रमेश ने जानकारी दी कि कांग्रेस जो है वो मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करने जा रही है। अब सर, बिल तो पारित हो चुका है और कानून भी बन चुका है, तो अब आपको क्या लगता है कि इसका कोई मतलब है इस तरीके का अभियान चलाने का? नहीं, ये डिपेंड करता है जनता के ऊपर। देखिए, जनता अगर सोई हुई है और जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ कितना अन्याय हो रहा है, तो इसमें कांग्रेस क्या कर सकती है? कांग्रेस लोगों को जगाने का ही तो प्रयास कर सकती है। भाई, अगर केंद्र के हाथ में यह अधिकार हो जाएगा कि किस स्टेट को कितना देना है, किस पंचायत को कितना देना है। आप जानते हैं इनकी कार्यप्रणाली 11 साल से, ये केवल उन्हीं स्टेट्स में पैसा देंगे जो कि डबल इंजन की सरकार है। जो सिंगल इंजन की सरकार है उनको पैसा नहीं देंगे। ये ममता बनर्जी और स्टालिन और ये सारे जितने कर्नाटका, तेलंगाना सारे राज्य हैं उनको पैसा नहीं मिलेगा, केवल भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को पैसा मिलेगा। और उसके बाद जो इंदौर जैसा शहर जो 8 साल से स्वच्छता का प्रथम पुरस्कार पा रहा है, वहां पे गंदा सीवर का पानी पी के लोग मर जाएंगे और मंत्री जी, घंटा मंत्री इस प्रकार की बदतमीजी करेंगे। और जिस एनडीटीवी के पत्रकार ने ये कहा और कन्फ्रंट किया, वो एनडीटीवी वो अपनी न्यूज को ही निकाल लिया उसने डर के मारे।
अब बताइए, ये तो पत्रकारों की तुम्हारी जमात की हालत हो गई है निधि। मैं तो चलो टीचर हूं, मैं तो पत्रकार नहीं हूं। तुम लोगों में इतनी गैरत नहीं रह गई है कि जिसने बेइज्जती की और जिसके चमचे ने फोर्थ पिलर की बेइज्जती की, पत्रकार की बेइज्जती की, उस पत्रकार को बचाने के बजाय उसके एनडीटीवी के मालिक आदरणीय राष्ट्रीय सेठ अडानी जी, उस खबर को ही उन्होंने डिलीट कर दिया। तो तुम्हारे जैसे अगर पत्रकार, तुम्हारे जैसे नहीं, मैंने पत्रकार जैसे तुम तो अच्छी पत्रकार हो, पत्रकार जैसे पत्रकार हो जाए और जनता जैसी जनता हो जाए तो देश का भविष्य बिल्कुल बेकार है। मैं तो अध्यापक हूं भैया, अपना राग अलापता रहता हूं, कोई सुने तो सुने, ना सुने तो न सुने, मैं क्या करूं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। बुरा तो नहीं मानी तुम्हें कह दिया तो? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं सर। शुक्रिया सर। ओके। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।